नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका स्वागत है। कई दिनों के बाद आज मुलाकात हुई है। रीजन की मेरे छोटे भाई की शादी है। मुझे भी पारिवारिक व्यक्ति होने के नाते कुछ जिम्मेदारियां अदा करनी होती है। कल एक बड़ा फंक्शन था, तो कल व्यस्तता रही और कल ही एक छोटी सी घटना घट गई कि जिस मोबाइल से सारा सोशल मीडिया चल रहा था वो मोबाइल डैमेज हो गया। स्क्रीन तो डैमेज होती रिकवर हो जाती, स्क्रीन को तो 4-5 घंटे लगते हैं, पर एक्चुअल में सिम भी साथ में डैमेज होगी। और सिम किसी अन्य व्यक्ति के नाम पे थी, अन्य व्यक्ति को बोला, उसने वापस सिम निकलवाई, फिर वहां से मूल स्थान पे पहुंची। तो उस सब में लगभग अब तक वो सिम पहुंच के रिकवर होगी होगी। अब आपके मैसेज वगैरह के सारे रिप्लाई आ जाएंगे। और टेस्ट सीरीज को लेकर भी मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। आज वो रिशेड्यूल्ड करके टेस्ट सीरीज को और जारी कर देंगे। एक्चुअल में टेस्ट सीरीज को लेकर भी छोटा सा इशू ये आ रहा था कि मैं चाहता हूं कि कुछ और फैसिलिटी आपको उसी पर मिल जाए, जैसे आपको नोट्स वगैरह भी वहीं पे मिल जाएं, और अगर मुझे हिंदी इंग्लिश के कुछ माइनर पेपर्स भी उपलब्ध करवाने पड़े तो सारी चीज़ें मिल जाएं। और सारा कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, तो जैसे आपको कोई छूट वगैरह भी देनी हो तो वो सारी चीज़ें हो जाए। थर्ड पार्टी ऐप के साथ हम काम कर रहे थे, तो वो थोड़ा सा उन चीज़ों को लेकर दिक्कत था। तो मैं चाह नहीं रहा था कि एक जगह वहां पर आपको एक टेस्ट उस ऐप में करवाऊं, दूसरे में वो करवाऊं, इसलिए मुझे एक आध दिन एक्स्ट्रा लग गया। बाकी मैं 1-2 दिन में आपकी टेस्ट सीरीज प्रारंभ करवा रहा हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ अब तक किस लिए समय से। कल परसों कंटिन्यू क्लासे करूंगा। 26 को और मेरी शादी वाला दिन है, भाई की शादी है, तो मैं 26 तारीख को और विश्राम पे रहूंगा। उसके बाद मैं कंटिन्यू अपने मूल स्थान पे सेट हो जाऊंगा। प्रॉपर क्लासे चलेगी, आपको कहीं से कहीं कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। ठीक है, अब क्लास शुरू करते हैं। 413 चैप्टर 32 दंडादेशों को एग्जीक्यूट कैसे किया जाएगा, उसको सस्पेंड कैसे करना, उसका परिहार कैसे करना और लघुकरण कैसे करना। परिहार मतलब हो जाता है दंड का वापस ले लेना, तो दंड का परिहार हो गया। लघुकरण मतलब दंड को छोटा कर देना। ये आप चारों शब्द पढ़ते हो, परिहार है, लघुकरण है, ये आपको संविधान में भी पढ़ने को मिलते हैं। और संविधान में आप इनको पढ़ते हैं सेक्शन 72 में, जब आप राष्ट्रपति की शक्तियों को देखते हैं, दंड को समा, परिहार, लघुकरण, वहां पर भी आप आर्टिकल सेक्शन नहीं, आर्टिकल 72 में भी इनको पढ़ते हैं। तो 32 दंडादेशों का निष्पादन, निलंबन, परिहार और लघुकरण की बात करता है। 413 से 435 तक ये चैप्टर चलेगा। 413 कह रहा है आपको कि 368 के अधीन दिए गए आदेश का निष्पादन। जब मृत्यु दंडादेश सेशन न्यायालय ने दिया था और पुष्टि के लिए हाई कोर्ट में गया था और हाई कोर्ट ने उसकी पुष्टि कर दी, तो फिर वापस सेशन न्यायालय आ जाएगा और उसको सेशन न्यायालय वैसे ही क्रियान्वित करेगा कि मान लो उसने मूल आदेश दिया था और हाईकोर्ट के पास पुष्टि करने होने के लिए नहीं गए थे। तो जब सेशन न्यायालय को उस पर हाईकोर्ट की पुष्टि वाला आदेश प्राप्त होता है, तो उस आदेश को ऐसे या तो वारंट जारी करके, डेथ वारंट, या अन्य ऐसे आवश्यक कदम उठा के जो उसको आवश्यक लगते हैं वो क्रियान्वित करेगा। तो वारंट जारी करके मृत्युदंड को क्रियान्वित कर देगा, या अन्य कोई उसको आवश्यक कदम लगते हैं वो बनाकर जो भी उनको करना होता है वो सारी प्रोसीजर करके क्रियान्वित करेगा। 414 अगर हाई कोर्ट ने ही ट्रायल कोर्ट के रूप में मृत्युदंडादेश दिया तो उसका निष्कासन कैसे किया जाएगा। तो जब अपील में, पुनरीक्षण में हाई कोर्ट ने मृत्युदंडादेश दिया, या एज ए ट्रायल कोर्ट भी अगर मृत्युदंडादेश उच्च न्यायालय ने दिया है, तो उच्च न्यायालय कभी भी किसी भी दंडादेश को एग्जीक्यूट नहीं करता। वो उसके द्वारा दिए जाने वाले प्रत्येक दंडादेश को सेशन न्यायालय द्वारा एग्जीक्यूट किया जाता है, जिससे सेशन न्यायालय के अधिकारता में वो व्यक्ति निवास करता है। जैसे मैं हूं, मेरा मामला डायरेक्ट हाई कोर्ट ने सुना, तो फिर मेरा रेजिडेंस अगर जयपुर है तो वो जयपुर में ही उस दंडादेश का जयपुर का सेशन न्यायालय से ही एग्जीक्यूट करवाएगा। तो सेशन न्यायालय उच्च न्यायालय का आदेश प्राप्त होने पर वारंट जारी करके दंडादेश को निष्पादन करता है। तो सेशन न्यायालय ने अगर दंडादेश दिया, हाई कोर्ट ने पुष्ट किया, तो भी सेशन न्यायालय उसको एग्जीक्यूट करेगा। और अगर हाई कोर्ट ने ही दिया है, चाहे अपील में, पुनरीक्षण में, यहाँ ट्रायल में भी अगर हाई कोर्ट देगा, तो स्वयं ही दंडादेश नहीं देकर सेशन न्यायालय के पास भेजता है कि आप इस दंडादेश को एग्जीक्यूट कीजिए। अगर हाई कोर्ट ने दिया 134 के 1 के ख और ग में, 134 कौन सा, संविधान का अनुच्छेद 134 में दांडिक मामलों में सुप्रीम कोर्ट की अपील अधिकारता बताता है। पहला तो कि अगर निचले न्यायालय ने दोष मुक्त किया था, अपील में सुप्रीम कोर्ट के पास मामला आया,
और उसने दोष मुक्ति को पलटकर दोष सिद्ध करके मृत्यु दंडादेश दे दिया, या फिर दूसरा मामला कि निचले न्यायालय से सुप्रीम कोर्ट ने मामला अपने पास मंगाकर मृत्यु दंडादेश दे दिया। इन दोनों मामलों में सुप्रीम कोर्ट के पास जब भी मामला जाता है तो निचले न्यायालय ने अगर मृत्यु दंडादेश दिया है तो उसका निष्पादन का मुलतवी रहेगा। तो जब जब भी अगर हाई कोर्ट ने ऐसा कोई दंडादेश दिया, सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए गया, तो सुप्रीम कोर्ट में जब भी ऐसे निर्णय के विरुद्ध अपील सुनवाई होती है तो निचले न्यायालय के आदेश का निष्पादन पोस्टपोन रहता है। मुलतवी का मतलब होता है सस्पेंड कर देना, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देना। ठीक है, बाकी ये सब चीजें छोड़ दो, किसी काम की नहीं है। 416 लगभग 30 बार इस क्वेश्चन को पूछा जा चुका है। हेडिंग पूछते हैं कि अगर किसी स्त्री को मृत्यु दंडादेश दिया गया और वह गर्भवती पाई जाती है तो हाई कोर्ट ऐसे मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकरण कर सकेगा। ठीक है, ये रिपीलिंग को हटा के यहां सीधा लिख देना मृत्यु दंड। तो मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में लघुकरण कर देगा। इस क्वेश्चन को चाहे तो हेडिंग से पूछो या फिर प्रॉब्लम बना के पूछो, या फिर डायरेक्ट कह दे कि कोई ऐसी स्त्री जिसको मृत्यु दंडादेश दिया गया तो उसका दंडादेश हाईकोर्ट क्या कर सकेगा, लघुकरण कर सकेगा, उसको आजीवन कारावास में, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में लघुकरण कर सकेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, देख लेना अच्छे से। 417 कारावास का स्थान नियत करने की शक्ति। तो 417 राज्य सरकार का जिम्मेदारी है कि जितने व्यक्ति को कोर्ट के द्वारा कारावास दिया जाता है उनके लिए कहां पर सजा भुगतानी है, कहां भेजना है। तो सीधा सीधा कि कारावास का एक स्थान नियत करने की शक्ति कौन है, राज्य सरकार की। राज्य सरकार डिसाइड करेगी कि जो सजा दी गई है उन व्यक्तियों को किस जेल में रखवाया जाए। पर कोई अगर ऐसा व्यक्ति है जो मानसिक रूप से दिवालिया है या कोई बच्चा है तो उनके लिए सरकार अलग से व्यवस्था वगैरह करके चलती है, वो सरकार के स्तर पे देख लिया जाएगा। आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं। एक बार मैं देख लेता हूं 417 में और कुछ है। अच्छा, एक चीज और समझना है कि अगर क्रिमिनल और सिविल जेल है तो अगर वो सिविल जेल में पहले से बंद है, अगर वो सिविल लॉ के अंतर्गत जेल में पहले से बंद है, सिविल कारावास भुगत रहा है और उसको क्रिमिनल सजा हो जाती है तो पहले उसको क्रिमिनल कारावास भुगताएंगे, उसके बाद सिविल कारावास भुगताएंगे। इसको रीड आउट कर लेना थर्ड वाले पॉइंट को। हालांकि यहां से क्वेश्चन बनने की संभावना 0% है, कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, छोड़ देना। कारावास के दंडादेश का निष्पादन, तो अगर कोई भी कारावास दिया या आजीवन कारावास दिया या तो आजीवन कारावास या किसी भी अवधि का कारावास दिया तो उस कारावास देने के पश्चात कोर्ट उसका वारंट बनाएगा कि इसको सजा भुगतानी है। वो वारंट जेलर के पास भेज दिया जाता है, साथ में जिस व्यक्ति को सजा भुगतानी उसको भी वारंट के साथ। तो वारंट के साथ अभियुक्त, यदि पहले से ही जेल में नहीं है तो उन दोनों को वारंट के साथ अभियुक्त को जेल स्थान में भिजवाएगा और कारावास का दंडादेश निष्पादन करवाया जाता है। और जैसे ही दंडादेश पूरा हो जाता है उसके बाद एक सर्टिफिकेट बना के भेजते हैं कोर्ट को, इस व्यक्ति को इतना टाइम का सजा आपने देने का कहा था, हमने सारी सजा पेरोल वगैरह मिलाकर कंप्लीट हो गई है और अब इस व्यक्ति को कोर्ट मुक्त करने के लिए आदेश जारी। तो जितना टाइम वो जेल भुगतता है उसका सर्टिफिकेट कोर्ट को भेजना पड़ता है कि आपकी सजा का हमने पालन करवा दिया, ये सर्टिफिकेट है, इतने टाइम जेल में रह लिया। 419 420 वेरी इंपोर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निष्पादन के लिए वारंट किसको निर्देशित होगा, किसके नाम से निर्देशित होगा। तो जिस जेल में या अन्य स्थान, जो अन्य स्थान की बात कर रहा था कि अगर पागल व्यक्ति आ गया तो कहां भेजोगे, तो पागल व्यक्ति के लिए पागल खाना होता है जहां मानसिक दिवालिया अधिनियम या ऊपर पढ़ोगे आप ऐसे नाम, मैं आपको बताता हूं ऐसे नाम कहां पर आएंगे। यहाँ पर शो नहीं हो रहा है पर कहीं पे ऐसा आएगा कि अगर बच्चा है तो बालक गृह में रखो, स्त्री है स्त्री गृह में रखो, पागल है तो किसी पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ेगा, उसका इलाज होगा, मानसिक स्वास्थ्य ठीक होगा। तो दंडादेश का वारंट उस जेल को या उस स्थान को जिस स्थान में रखने वाले उस स्थान के बार साधक अधिकारी को निर्दिष्ट होगा। क्वेश्चन सीधा सीधा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा कि कारावास के दंडादेश के निष्पादन का प्रत्येक वारंट निर्दिष्ट होगा केवल जेल के केवल जेलर को या जेल अधीक्षक को, दूसरा होगा केवल अन्य स्थान के बार साधक व्यक्ति को,
तीसरा होगा जेलर को या अन्य अन्य बार साधक व्यक्ति को, या फोर्थ होगा या की जगह आपको और करके दे देगा। ऑप्शन में माइनर माइनर सा फर्क करके आपको क्वेश्चन देगा। हेडिंग भी याद रखना, 419 के अंदर भी याद रखना। 420 वारंट किसको सौंपा जाएगा? अगर जेल में बंद है बंदी पहले, तो आप वारंट डायरेक्ट जेलर को ले जाकर सौंप दो, फिर आपको किसी प्रकार की चेंजिंग नहीं करनी, क्योंकि जो पहले से जेल बदल रहा है, जो पहले से जेल में है, उसके लिए डायरेक्ट वारंट ही भिजवाना है। तो वारंट जेलर को अधि कब किस अवस्था में? जब व्यक्ति पहले से जेल में बंद हो। 421 जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। तो अगर अपराधी की जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा हो सकता है, तो यहां दो पॉइंट है देखना। अपराधी है तो उस पर लगाया जाए जुर्माने की वसूली के लिए कैसे करेंगे? कि उसकी जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय के द्वारा वारंट को निष्पादित कर दिया जाएगा। जितना भी जुर्माना लगाते हैं, जुर्माने का वारंट, जुर्माना वसूली का वारंट बनता है, उस वारंट को अगर आप अफेंडर के खिलाफ यूज कर रहे हो, तो जंगल संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा ऐसी रकम को उद्ग्रहित कर देगा। अगर व्यतिकर्मी की जंगम और स्थावर संपत्ति और दोनों के भू राजस्व की बकाया का रकम उद्ग्रहित करने के लिए जिला कलेक्टर को प्राधित कर सकता है। पहला पॉइंट यहां अपराधी यूज किया है, ठीक है, एक्यूज। दूसरा डिफॉल्टर। डिफॉल्टर होता कौन है? कि जिसको एक प्रॉपर आदेश दिया है और वो आदेश का पालन नहीं करता, वो व्यतिक्रम करता है। तो उस व्यतिक्रम पे एक तो आपने जुर्माना लगाया एक्यूज के अंदर, एक्यूज जुर्माना अदा करने में विफल रहा। एक आपने किसी व्यक्ति को कंपनसेशन के लिए बोला था, प्रतिकर देने के लिए, प्रतिकर देने में व्यतिक्रम करता है। तो ऐसे व्यतिक्रमी की जंगम और स्थावर संपत्ति, या फिर दोनों से ही, पहला जंगम है, यहाँ केवल जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय है, यहाँ जंगम संपत्ति, स्थावर संपत्ति, या दोनों से, और अगर उस संपत्ति से भू राजस्व प्राप्त होता है सरकार को, तो जिला कलेक्टर को प्राधिकृत करते हुए वारंट जारी करेंगे और वसूली करवाएंगे। वसूली के तरीके देख लेना। 421 की हेडिंग है जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। उसके बाद कि अपराधी की कर रहे हो तो जंगम संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा जुर्माना वसूल करेंगे। व्यतिकर्मी की कर रहे हो तो स्थावर या जंगम संपत्ति या दोनों कुर्की के, दोनों संपत्ति की कुर्की और विक्रय द्वारा वसूल करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं देखना। वारंट का प्रभाव क्या होगा? 422 बात करती है तो ये 421 में वारंट का प्रभाव देखना है कि अगर वारंट न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के अंदर निष्पादित किया जाना है तो कोई इशू ही नहीं है। पर अगर तो वो मजिस्ट्रेट खुद ही न्यायालय निकाल देगा कि ये वारंट है, वारंट को एग्जीक्यूट करो, लोकल सीमाओं के अंदर एग्जीक्यूट हो जाएगा। पर कोर्ट तो स्थित है कोई जिले में और आपको दूसरे जिले में वो वारंट एग्जीक्यूट करवाना, जुर्माने की वसूली का, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी वहां पर है जिस प्रॉपर्टी का कुर्की और विक्रय करना है। तो अगर अधिकारिता से बाहर है तो उस संपत्ति की कुर्की विक्रय उस दशा में प्राधिकृत होगी जब जिला मजिस्ट्रेट प्रस्तावित कर देगा, एंडोर्समेंट कर देगा। तो अगर जिले के अंदर करवा रहे हैं तो उसी न्यायालय के द्वारा वारंट को निष्पादित करवा दिया जाएगा। जिले से बाहर चल गए तो उस जिले में, जिस जिले में अपराधी की संपत्ति है, वहां के जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा प्राधिकृत किया जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन के आया था इसका, मुझे याद नहीं 2018 में आया, 19 में आया, 20 में आया, इसी दौरान दोनों तीनों सालों में बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बना के दिया। अधिकतर हम क्या करते हैं कि वारंट का एग्जीक्यूट सीजेएम कोर्ट लिखा देता है, सीजेएम कर देते हैं, क्योंकि जिले के बाहर आप जब वारंट पढ़ते हो 78, 79 में जिले के बाहर, तो वह सीजेएम के द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। 144, 145, 147, 148 वगैरह वहां भी पढ़ोगे जब जांचे वगैरह। तो अधिकतर जब जिले से बाहर होती है तो हम सीजेएम को या सेशन न्यायालय को प्राधिकृत करते हैं। वहां ऑप्शन में आपको जिला मजिस्ट्रेट भी देता है। आप देखना कि 422 में केवल और केवल जिले से बाहर निष्पादित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट का प्रस्तावना अनिवार्य कर सकता है। 423 छोड़ देना। 424 देखना कि कारावास के दंडादेश के निष्पादन का निलंबन। तो कभी कभी न्यायालय को लगता है कि जो जुर्माना हमने अधिरोपित किया, ये व्यक्ति ये जुर्माना नहीं दे पाएगा, तत्काल जुर्माना नहीं दिया जाता, तो न्यायालय क्या करेगा? किस्तों में संदाय के लिए उपबंध कर देगा। 474 का सीधा सा मतलब है किस्तों में संदाय का उपबंध कर देगा कि जो आप 50,000 जुर्माना लगाया, 20,000 आप तत्काल जमा कराइए
उसके बाद आपको समय दे दिया जाएगा, 30-30 दिन का समय देकर वो आपको किस्तों में संदाई के लिए कह देगा। देखो ये 30-30 दिन का, पहला तो न्यायालय ने जिस दिन आदेश किया उससे 30 दिन बाद की, उसके बाद 2-3 किस्तें होंगी और प्रत्येक किस्तों के बीच में 30 दिन से ज्यादा का समय नहीं होगा, ये देख लेना। थोड़ा सा आज क्या है कि जो टेबल वगैरह का सेटअप नहीं है, घर में एक शादी वाला घर है, तो आप समझते हो कि किन परिस्थितियों में पढ़ाना पड़ रहा है, तो आप थोड़ा सा राइट पेन वगैरह चलाने में इशू आता है, देख लेना आप, ठीक है। प्रॉपरली स्लिप हो जाता है टेबल वगैरह पे, तो सेटअप जचा रहता है। 424 होगी क्लियर, यहां से देखना किस्तों की संदाई, किस्तों के बीच में 30-30 दिन का गैप होगा ना, ये देख लेना। 425 वारंट कौन जारी करता है, बहुत छोटी धारा, इंपोर्टेंट धारा, हेडिंग देखना, वारंट कौन जारी करता है। तो वारंट या तो उप न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसने वो सजा दी थी, जिसने दंडादेश दिया था, उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट के द्वारा वारंट बनाया जाएगा। कौन सा वारंट, चाहे सजा का वारंट हो, जुर्माना वसूली का वारंट हो, किसी प्रकार का वारंट है, तो जिस न्यायाधीश ने दंडादेश दिया वही वारंट बनाएगा। पर अगर दंडादेश वो उसका ट्रांसफर हो गया, जैसे अभी न्यायाधीशों के ट्रांसफर का दौर चल रहा है, कभी भी ट्रांसफर के ऑर्डर साथ आ रहे हैं हर 2-4 दिन में, तो अगर ऐसा ट्रांसफर हो जाता है, मैं एज ए किसी को सजा लिख के मैं आज मैंने सजा लिखी, मैंने सोचा कल परसों वारंट बना देंगे और मेरा आज ट्रांसफर हो जाता है रात को ही, तो मुझे अगले दिन कहीं दूसरी जगह जाना है, तो मेरा जो पद उत्तरवर्ती आएगा वो भी जारी कर सकता है। तो न्यायाधीश मजिस्ट्रेट के द्वारा, जिसके द्वारा दंडादेश दिया जाता है, या उसका पद उत्तरवर्ती ऐसा वारंट जारी करता है। 426 निकल भागे सिद्ध दोष के पर दंडादेश का प्रभावी होगा। तो निकल भागे सिद्ध दोष के मामले में 2-3 चीजों को जनरल आईक्यू से समझा देता हूं, क्योंकि आपको ये पॉइंट थोड़ा आईक्यू से समझ में आएगा कि आपका कोई कैदी था, मैं एक अपराधी हूं, मैं सादा कारावास भुगत रहा हूं, ठीक है, मैं सादा कारावास भुगत रहा हूं और मैं यहां से मुझे मौका मिला और मैं फरार हो गया, तो मैं सिद्ध दोष अपराधी हूं, फरार हो गया। अब मेरे को किसी नए मामले में सजा दी कोर्ट ने, तो अब वापस मैं पकड़ा जाऊंगा तो कौन सी सजा भुगतूंगा। तो यहां सादा कारावास था और जो नया कारावास आया वो भी सादा ही है, तो फिर पहले पुराना भुगतूंगा, उसके बाद नया शुरू होगा। दूसरा कि अगर नया कारावास आया है वो कठोर कारावास है, तो पहले मुझे कठोर कारावास भुगता जाएगा, रिग्रेसियस पनिशमेंट होती है, पहले वो भुगतूंगा, उसके बाद सिंपल पनिशमेंट। तीसरा कि मैं एक मामले में सजा भुगत रहा था पर मैंने वहां जुर्माना भी जमा नहीं कराया, जुर्माना जमा नहीं कराया तो मुझे सजा का 1/4 और भुगतना पड़ेगा। तो वो जो मेरी जुर्माना करने में व्यतिक्रम वाला दंडादेश है वो बाद में भुगता जाएगा, क्योंकि सारा कारावास पहले एक साथ करवाना है, बाद में व्यतिक्रम पे हो सकता है इतने समय तक मैं पैसे का इंतजाम कर दूं, जमा करा दूं, तो मुझे वो कारावास नहीं भुगतना पड़े। तो ये थोड़ी सी आईक्यू वाली चीजें हैं, क्वेश्चन आने की संभावना नहीं है, फिर भी मैंने आपको समझा दी। पर यह 426 में 2 चीजें देखना, एक तो यहाँ लिखा हुआ है कि मृत्यु दंडादेश है, तो सबसे पहले अगर पहले भाग निकला था उसके बाद मुझे किसी मामले में मृत्यु दंडादेश दिया है तो तत्काल दे दो। आजीवन कारावास है तो ये आजीवन कारावास दे दो, क्योंकि मृत्यु दंडादेश का मतलब है कि मरना ही है, फिर उसके लिए सादा कारावास पहले कर रहा था वो करना कोई जरूरी नहीं, सजा तो सजा फाइनल मार दो। आजीवन कारावास है, पूरे जीवन जेल में रहना है, तो कम ज्यादा सजा, ज्यादा सजा वाली से क्या मतलब है, पूरे जीवन ही उसको जेल में रहना, और जुर्माने हैं, तो 3 चीजों का दंडादेश दिया जाता है, तो ये तुरंत प्रभावी हो जाएगा। इसको बोला जाता है साधारण रूप से डीएलएफ। ये हो गया डेथ पनिशमेंट, ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट और ये हो गया फाइन। तो ये तीनों दंडादेश तत्काल प्रभावी हो जाते हैं। बाकी दंडादेश के मामले में जो मैंने जीके लगाई वही जीके चलेगी सिंपल रूप से। तुरंत प्रभावी क्या होंगे, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने का दंडादेश तत्काल प्रभावी होगा, और बाकी सारी चीजें जैसे मैंने बताई साधारण और कठिन वाला वैसे चलेगी। 427 को छोड़ देना, कोई काम की चीज नहीं है, ठीक है। ये भी वैसे ही आईक्यू वाली चीजें जो मैंने बता दी, कोई यहां से क्वेश्चन बनना में आपने जो ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी के दौरान या जांच विचारण के दौरान जो सजा भुगती, जैसे मैं संजय दत्त का मामला लेता हूं, संजय दत्त 1993 में मुंबई बम ब्लास्ट के मामले में
AK-47 कुछ हथियार उसके घर पे पाए गए, तो वहां वो 18 महीने उस ट्रायल के दौरान 18 महीने जेल में रहा। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन करते हो जेल में हो, फिर जमानत नहीं हो पाई, ऐसे वो 18 महीने जेल में रहा। जैसे अभी हमारे ईमानदार मुख्यमंत्री के रूप में अरविंद केजरीवाल है, वो जेल में सजा काट रहे हैं अभी। तो जो आदमी ने अन्वेषण जांच विचारण के दौरान जेल में सजा काटी, कब 2 सिद्दीकी तारीख से पहले पहले जब भी अन्वेषण जांच विचारण में जितनी भी सजा काटी, तो फाइनल रूप से जब उसको सजा दी गई, जैसे संजय दत्त को 6 साल की या 5 साल की सजा दी गई थी, तो उसके 6 साल में से ये 18 महीने कम हो जाएंगे। तो अन्वेषण जांच विचारण के दौरान निरोध में जो सजा भुगती, वो दंडादेश के विरुद्ध मुजरा हो जाएगी। सेट ऑफ करना ना, ये अनारकली वाला मुजरा नहीं है, सेट ऑफ है। एक सजा में से, बड़ी सजा में से छोटी सजा कम कर ली जाती है जो पहले भोग चुके हैं। तो 428 सेट ऑफ की बात करता है ना। और 433A का मामला है, परंतु देखना कि 433 में निर्दिष्ट मामला है और वहां सेट ऑफ करना है, जैसे आजीवन कारावास की सजा दी और वहां सेट ऑफ करना है 433A वाला, तो फिर 14 साल में से आपको सेट ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। 431 के जुर्माने से भिन्न धन के संदाय में का जुर्माने के रूप में वसूल किया जाना। 429-30 को छोड़ना, ये प्रमाण पत्र को उस रीति से प्रमाणित करते हुए प्रमाण पत्र जारी करके न्यायालय को लौटा देगा कि हमने उसको सजा कटवा दी। ये जेल का काम है, मैंने बता दिया। जेल का अधिकारी एक साइन करके प्रमाण पत्र बनाकर भेजेगा कि हमने जो आपने कहा था वो सजा इसको भुगतवा दी है। 431 जिस धन का फंदाई करने का निर्देश दिया गया था उसका जुर्माने के रूप में वसूल किया जा सकता है। तो 431 की आपने किसी को कंपनसेशन देने के लिए बोला था, उस व्यक्ति ने कंपनसेशन नहीं दिया, ठीक है, तो उसको एज ए फाइन वसूल किया जा सकता है। 431 इस बात को फाइनल करती है कि कोई धन जो जुर्माने से भिन्न था, एक तो आपने सजा के साथ जुर्माना लगाया कि इसको 5 साल की सजा और इतना जुर्माना, एक आपने कहा कि अभियुक्त को इतना प्रतिकर दिलाएंगे। जैसे प्रतिकर आप सेक्शन 5 ऑफ पीओ में पढ़ रहे हो, यहाँ 357 में विक्टिम कंपनसेशन स्कीम पढ़ के आए, 357A में डाल सर अल्फा। ऐसा आपने अगर अभियुक्त के ऊपर भी कोई प्रतिकर लगाया, अभियुक्त ने प्रतिकर नहीं दिया, तो उसको जुर्माने की तरह वसूल कर सकते हैं। 431 ये प्रोविजन करती है। 432 कहती है कि दंडादेश का निलंबन परिहार करने की समुचित सरकार की शक्ति, कि जिस सरकार के पास पावर है, जैसे मान लो कि कोई एक्ट राज्य का था, उस एक्ट के अधीन राज्य का एक्ट था, राज्य का उस विषय पर अधिकार था 7वीं अनुसूची संविधान के अनुसार, उसके अंदर सजा हुई है तो राज्य उसके सजा को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, परिहार कर सकता है। पर केंद्र का मामला था, केंद्र कर देगा। इसलिए दंडादेश का निलंबन और परिहार करने की शक्ति किसकी है, तो समुचित सरकार की। समुचित सरकार में ऐसा अगर कोई कानून जो केंद्र के अधीन आता है केंद्र, राज्य के अधीन आता है राज्य। यहां एक बात ध्यान रखना कि इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेना, क्वेश्चन अंदर से बनेगा तो या तो हेडिंग का ही बनेगा, मैक्सिमम संभावना हेडिंग की है। अंदर से बनेगा तो ये बनेगा कि कब व्यक्ति दंडादेश के निलंबन और परिहार के लिए सरकार को आवेदन कर सकता है। तो अगर व्यक्ति जेल में है ऑलरेडी, तो ही आवेदन कर सकता है कि आप मेरा दंडादेश को निलंबन कीजिए, परिहार कीजिए। और ऐसे आवेदन मंगाए जाते हैं दिसंबर में और जनवरी पर 26 जनवरी को ऐसे लोगों को दंडादेश का निलंबन परिहार किया जाता है, छोड़ा जाता है। तो ऐसा आवेदन यदि व्यक्ति 18 प्लस का है, जेल में है, तो जेल में रहते हुए आवेदन करना पड़ेगा, बाहर आने के बाद नहीं कर सकते। ठीक है, अंदर रहते हुए। दूसरा, निवारक निरोध विधि पर भी यह लागू होता है। निवारक निरोध विधि वाला भी व्यक्ति ऐसा आवेदन कर सकता है। और जेल में है तो जेल के बाहर साधक अधिकारी से ऐसा आवेदन करवा दो। ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई है। 433 दंडादेश का लघुकरण करने की शक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से देखना। हेडिंग भी आती है, क्वेश्चन भी आता है कि मृत्यु दंडादेश है तो उसको आईपीसी की धारा 53 में जो भी दंड बताए हैं उनमें से किसी में भी लघुकरण कर सकते हैं। क्या क्या, कि अगर डेथ पनिशमेंट मिली हुई है तो आप उसको एलआई में बदल दो, कारावास में बदल दो, इम्प्रीजनमेंट में बदल दो, फाइन लगा दो, संपत्ति का अधिग्रहण कर दो। तो आप जो विधि द्वारा अपराधी करते थे सेक्शन 53 में कोई सा भी कारावास को डेथ कारावास से किसी में भी परिवर्तित कर दो। आजीवन कारावास है तो मिनिमम 14 साल तक कर सकते हो, 14 से
सॉरी, मैक्सिमम 14 वर्ष तक की सजा कर सकते हो, 14 से ज्यादा की नहीं दे सकते, लघुकरण करते हो तो 14 वर्ष से अनधिक के कारावास और या जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकते हैं। तो आजीवन कारावास भिन्नों के रूप में देखते हो तो आप आईपीसी में पढ़ते हो, ये कितना होता है, 20 साल तक का। परंतु यहां कह रहा है कि आजीवन कारावास को कम करोगे तो किसी भी हालत में 14 साल से ज्यादा की सजा नहीं देनी। कम कर रहे हो तो 14 से कम का ही करो, 14 से ज्यादा नहीं करना। तो 14 से अनधिक मतलब ज्यादा ना होने वाली, अनधिक का मतलब 14 से ज्यादा ना होने वाली सजा तक आप उसको लघुकरण कर सकते हो। और कठिन कारावास है तो कठिन को सादा कारावास में और जुर्माने के रूप में लघुकरण कर सकते हो, सादा कारावास को जुर्माने के रूप में। पर जुर्माने का कभी भी लघुकरण नहीं होता, जुर्माने का केवल और केवल क्या होता है, परिहार होता है। ठीक है, आजीवन कारावास को 14 वर्ष से अनधिक में लघुकरण करते हैं, ये पॉइंट याद रखना। 433 की हेडिंग याद रखना, 4 पॉइंट है। पूछ सकता है कि क्वेश्चन में कि साधारण कारावास का लघुकरण किया जाएगा, कठोर कारावास में, 5 वर्ष तक के कारावास में, 8 वर्ष तक के कारावास में, फोर्थ ऑप्शन जुर्माने, ध्यान रखना। 433 से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुछ मामलों में छूट और लघुकरण की शक्तियों का निर्बंधन, कि जहां मृत्यु दंडादेश दंड के रूप में था, आपने किसी मामले में सजा दी और वहां अल्टरनेट में मृत्यु दंडादेश था, पर आपने मृत्यु दंडादेश ना देके आजीवन कारावास दिया और वहां मृत्युदंड ऑप्शन में था, तो आप जब आजीवन कारावास का लघुकरण, मृत्युदंड का जब आजीवन कारावास में लघुकरण करेंगे तो वहां मिनिमम 14 साल का कारावास भुगतने के पश्चात उसको छोड़ना है। दोबारा पढ़ना, देखो मैं इसको रीड आउट कराता हूं। किसी व्यक्ति को ऐसे अपराध के लिए जहां मृत्युदंड भी एक सजा के रूप में था पर आपने आजीवन कारावास का दंडादेश दे दिया, कहां था, 302 में लिख रहा है, मर्डर के लिए मृत्युदंड या आजीवन कारावास, तो आपने वहां मृत्युदंड नहीं दिया, उसको आजीवन कारावास दे दिया दोष सिद्ध करने के पश्चात। तो जब 433 में मृत्युदंडादेश का आजीवन कारावास के रूप में लघुकरण किया गया तो वहां ऐसे व्यक्ति को तब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक 14 साल का कारावास पूरा नहीं कर लिया। तो जहां मृत्युदंड ऑप्शन में था वहां आजीवन कारावास का लघुकरण कर रहे हो तो मिनिमम 14 साल जेल में रखना ही रखना है, अन्यथा तो राजनीतिक फायदा देके जल्दी से किसी व्यक्ति को सरकार छोड़ देगी, ऐसा करती आई है सरकार। फिर देखना 434 बात करती है कि मृत्युदंड देश की दशा में केंद्र सरकार की भी संवर्ती शक्ति, भले राज्य सरकार का विषय हो मृत्युदंडादेश दे दिया पर केंद्र सरकार भी एज वेल एज राज्य सरकार मृत्युदंडादेश में अपनी पावर का यूज कर सकती है। तो जितनी शक्ति मृत्युदंडादेश का मामले में राज्य सरकार को उतनी ही केंद्र सरकार को, हेडिंग देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। 432-33 में जब भी कोई मामला है जिसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों की संपत्ति का नाश हुआ था, या विषय तो राज्य सरकार का था, उस विषय पर कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकार के पास थी, पर उसमें कुछ केंद्र सरकार की संपत्ति का भी नुकसान हुआ, तो दोनों आपस में केंद्र सरकार राज्य सरकार भाई भाई है, परामर्श करके कार्य कर लेगा, कोई काम की चीज नहीं है, छोड़ देना। 33 जमानत के बारे में उपबंध, अध्याय 33 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अध्याय की हेडिंग, किन मामलों में जमानत ली जाएगी, तो ये 436 को पूछता है, जमानतीय मामलों में जमानत के नाम से, जमानतीय मामलों में जमानत। सीधा सा समझना कौन जमानत दे सकता है, तो पहला पॉइंट समझना कि एक तो न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो न्यायालय, और पुलिस अधिकारी के पास है तो पुलिस अधिकारी, दोनों ही जमानत दे देंगे। पॉइंट देखना जमानत कौन देता है, कि यदि ऐसा अधिकारी या न्यायालय ठीक समझता है, ये अधिकारी कौन है, जिसकी अभिरक्षा में है, कौन, पुलिस अधिकारी। तो पुलिस अधिकारी या न्यायालय दोनों ही जमानतीय मामलों में जमानत दे सकते हैं। ठीक है, उन्मोचित कर देगा, बंद पत्र ले लेगा, उन्मोचित कर देगा, ठीक है। पर अगर व्यक्ति जमानतीय मामला था, उससे कहा कि तू जमानत मिल जाएगी, तू जमानत लेके आ जा, और वो 1 सप्ताह के अंदर जमानत देने में असफल रहता, तो वहां उपधारणा कर लेगा कि उसके पास निर्धन व्यक्ति है, कोई भी जमानत के लिए पैसा नहीं है, गारंटर नहीं है, वहां उसको फिर फैसला देख लेंगे कि क्या करना है, छोड़ना है, बिना जमानत के छोड़ देंगे। 436 ए, किस अधिकतम अवधि तक किसी व्यक्ति को कारावास में रखा जा सकता है। तो कोई सजा, कोई मामला है
जिसमें मान लो कि 3 ही साल की सजा है, और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, तीनों में मिलाकर ही अगर वो 3 साल पूरा जेल में रह गया छोड़ना पड़ेगा। पर ये कह रहा है कि जितनी किसी अपराध के लिए अधिकतम सजा है, उस सजा की अगर किसी ने आधे से अधिक निरोध भोग लिया और वो जमानत देना चाहता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाए। पॉइंट को देखना, 436 की अधिकतम अवधि जिसके लिए कोई कैदी जेल में रह सकता है, तो जितनी उसके लिए सजा है उसकी आधे समय तक ही उसको इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल के अंतर्गत जेल में रखा जा सकता है। बाकी आधे की सजा भोगने के बाद वो जमानत देना चाहता है तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। हेलो, आ रहे हो? क्लास ले रहे हो? 15-20 मिनट में आओ। दूसरा, पर अगर उसने पूरी की पूरी सजा तक आपने आधे से ज्यादा में नहीं छोड़ा, ना उसने जमानत डिमांड की, तो जितनी उसके लिए सजा है, उस जैसे चोरी के लिए 3 साल सजा है तो 3 से ज्यादा का दीर्घतर अवधि के लिए निरोध में जारी करने का आदेश नहीं करेगा। किसी यहां लिख रहा होगा अधिकतम अवधि से अधिक के लिए किसी भी दशा में निरुद्ध नहीं करेगा। ये पॉइंट को पढ़ लेना, हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कितनी सजा तक, तो हाफ, सीधा समझ लो कि जितना कारावास उसके लिए हो सकता है उसका हाफ अगर उसने भुगत लिया तो जमानत पे आपको छोड़ना ही छोड़ना है। 437 को समझना, 437 को समझना, जमानती मामलों में जमानत कब ली जाएगी। तो जब कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिए, जमानती अपराध के लिए अभियोग है, मैं एक काम करता हूं, मैं क्लास को यहीं पोस्टपोन कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा जमानत वाला चैप्टर से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है और इसको घास काट नहीं सकते। कल मॉर्निंग में एक क्लास और आपको रिकॉर्ड करके अवेलेबल करवा दूंगा, है ना। आज हिंदी की क्लास अभी आएगी नहीं, बाकी मैं कल से हिंदी और सीआरपीसी दोनों की क्लासें प्रॉपर देना प्रारंभ कर दूंगा। जहां भी जैसे भी मुझे समय मिलेगा मैं क्लास रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है। धैर्य बनाए रखो, 1-2 दिन की थोड़ी सी परेशानी है ना।